चलिए बच्चों, तो हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है ये पढ़ लिया। ठीक है, अब एक एक करके सारे फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। चलिए, पहला फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है वो है लाइट। तो लाइट एज ए फैक्टर अगर देखें तो लाइट फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करता है इसको हम तीन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। यानी क्वालिटी ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करती है, क्वांटिटी ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करती है और ड्यूरेशन ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करता है। इन तीन कॉन्टेक्स्ट को हम ध्यान में रखते हुए लाइट एज ए फैक्टर की स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स पहले हम बात कर लेते हैं। Only 2% of solar energy reaching Earth is used in photosynthesis। यानी अर्थ तक पहुंचने वाला जो सोलर रेडिएशन जितना भी पहुंच रहा है, तो टोटल अवेलेबल सोलर रेडिएशन में से सिर्फ 2% सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में होता है। बाकी 10% अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी आप एक तरह से यहाँ ये दिख रहा है, आपको समझ सकते हैं कि जो टोटल अवेलेबल सनलाइट है, सोलर रेडिएशन है, उसका सिर्फ 2% ही इस्तेमाल कर रहा है फोटोसिंथेसिस में पौधा। तो इन जनरल लाइट लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि वो एबंडेंट अमाउंट में है, सफिशिएंट अमाउंट में है। बिल्कुल वाटर जैसा, देखिए कि पौधा 100 लीटर पानी पीता था और जिसमें से सिर्फ 2 लीटर का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में करता है, 1 से 2 लीटर, बाकी 98 लीटर ट्रांसपिरेशन से उड़ा देता है। तो जनरली वाटर भी लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करता पौधे में। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी बता रहा है कि भाई जो भी अर्थ तक सन रेडिएशन पहुँच रहा है उस अवेलेबल सोलर रेडिएशन का सिर्फ 2% ही फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, बाकी 10% दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, बाकी सब अनयूज्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। जनरली जो प्लांट्स हैं वो अगर 10% भी फुल सनलाइट है तो उनका फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो सैचुरेट हो जाता है, यानी मैक्सिमम रेट से फोटोसिंथेसिस होगा। यानी 10% फुल अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेट से होगा, और 10 से आप 11%, 12%, अब कितना भी आप सनलाइट बढ़ा दीजिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग बात है, इसे भी याद कर लीजिए कि लाइट सैचुरेशन ऑकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, सो जनरली इट इज़ एबंडेंट। इसलिए सनलाइट जनरली क्या है, एबंडेंट है, सफिशिएंट है। भाई 10 ही % पे सैचुरेट हो जा रहा है, इसका मतलब 90% सनलाइट अगर आप 10 के बाद 11, 12, 20, 25 बढ़ा रहे हो कोई फ़ायदा नहीं, 10 में ही सैचुरेट कर जा रहा है, 10 से ही उसका काम चल जा रहा है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस 10% फुल सनलाइट पे ही हो जा रहा है। ठीक है, फिर एक फैक्ट है, PAR पढ़ चुके हैं हम लोग जब सनलाइट हमने एज ए फैक्टर पढ़ा था। ठीक, तो PAR का फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज, जो 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को हम बोलते हैं। यानी ये 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छे से होता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग लाइट के एस्पेक्ट्स को देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट और ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट की। क्वालिटी ऑफ लाइट में देखिए पढ़ चुके हैं ये भी पॉइंट हम लोग कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है रेड लाइट में। यानी रेड लाइट अगर है तो उनमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा, फॉलोड बाय ब्लू लाइट। और अगर ऑप्शन में आपके वाइट लाइट दिया है तो वाइट लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा, रेड से भी ज़्यादा, क्योंकि वाइट में क्या है, सब इंक्लूड है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब इंक्लूड है। इसलिए वाइट लाइट में कलेक्टिव रिस्पांस आएगा तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी। वाइट के बाद रेड, रेड के बाद ब्लू, और मिनिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में होता है, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर क्या होता है भाई, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है यही तो नेसेसरी पिगमेंट है, यूनिवर्सल पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए कंपलसरी है, और यही तो लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करता है, ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो अब ये क्लोरोफिल का कलर होता है ग्रीन, और कोई भी चीज़ जिस कलर का होता है आपको मालूम है कि वो उस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। मतलब ये कहीं ना कहीं ग्रीन कलर की लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। इसका मतलब ये ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहा, और एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उसको केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेगा। इसीलिए
क्लोरोफिल का कलर चूँकि ग्रीन होता है इसलिए ग्रीन कलर की लाइट को ये एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, और एब्जॉर्ब नहीं करता है इसलिए सबसे कम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में होती है। क्लियर है? और अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो देखिए ये 2 सवाल पूछ लेता है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि रेड एल्गा में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में होगा। इन जनरल फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रेड में होता है, लेकिन अगर रेड एल्गा में पूछ रहा है तो रेड में नहीं होगा, क्योंकि रेड एल्गा रेड कलर का है, मतलब रेड लाइट को वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। और रेड एल्गा का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आर फाइकोइरिथ्रिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? आर फाइकोइरिथ्रिन की वजह से होता है। क्लियर है? तो ये आर फाइकोइरिथ्रिन की वजह से रेड एल्गा रेड कलर का है, और ये रेड एल्गा रेड कलर का है। ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इसीलिए रेड लाइट में नहीं करेगा, किस लाइट में करेगा? ग्रीन लाइट में करेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद कर लीजिए। जबकि ग्रीन प्लांट ग्रीन लाइट में मिनिमम करता है, जबकि रेड एल्गा रेड लाइट में मिनिमम करेगा और ग्रीन लाइट में मैक्सिमम करेगा। ठीक है? वहीं एक फैक्ट और है कि ब्राउन एल्गा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में करता है? ब्लू लाइट में करता है। चलिए नेक्स्ट, लाइट इंटेंसिटी की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है? तो लाइट इंटेंसिटी की बात, चलिए, लाइट इंटेंसिटी से मतलब है कि लाइट कितना इंटेंस है, कितना डेंस है। ठीक है? यानी हम उसके इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है? इंटेंसिटी मतलब ऐसे आप कंपेयर कर लीजिए, जैसे एक क्लाउडी डे है, मान लीजिए एक क्लाउडी है आपका डे, बरसात का मौसम है और बादल है। तो जब बदली होती है तो आप देखिए सनलाइट होता तो है, उजाला तो होता है, लेकिन उस समय जो सनलाइट है वो डिफ्यूज्ड होता है। वहीं जब सनी डे होता है, धूप चिलचिलाती धूप पड़ती है, उस समय जो धूप है वो क्या होता है? इंटेंस होता है। ठीक है? तो जनरली इंटेंस लाइट में फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है देन इन डिफ्यूज्ड लाइट। ठीक है? तो ये याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस मोर इन इंटेंस लाइट देन इन डिफ्यूज्ड लाइट। एक बात हो गया, यानी क्लाउडी अगर डे है तो उस पर फोटोसिंथेसिस उतना अच्छा नहीं होगा जितना सनी डे पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एट वेरी इंटेंस लाइट, लेकिन अब यही लाइट की इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा आप बढ़ा दो तो जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल, उनके सोलराइजेशन या फोटो ऑक्सीडेशन का खतरा है, जिसकी वजह से यानी हाई इंटेंस लाइट में फोटोसिंथेसिस रेट घट जाने का खतरा होता है। ठीक है? तो वही देखिए पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि एट वेरी हाई इंटेंस लाइट सोलराइजेशन और फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल में ऑकर्स। ठीक है? सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में डिक्रीजेस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोस्ट इफ़िशियंट प्लांट पूछता है, तो मोस्ट इफ़िशियंट प्लांट शुगर केन है, जो लगभग 10% सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बाकी ऊपर आपने देखा कि 2% सनलाइट का इस्तेमाल जनरली प्लांट सारे करते हैं, लेकिन ये शुगर केन जो है ये 10% सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वहीं एक दूसरा प्लांट है ओइनोथेरा क्लेविफॉर्मिस, ये 8% सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है? फिर 2 टर्म है, ये याद रखिएगा, हीलियोफाइट्स और सायोफाइट्स बहुत पूछता है। हीलियोफाइट्स सन लविंग प्लांट के लिए टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है? हीलियोफाइट्स सन लविंग प्लांट के लिए टर्म यूज़ करते हैं, यानी जो जनरली उनको एबंडेंट सनलाइट चाहिए। ठीक है? सन लविंग प्लांट्स जो हैं उनके लिए टर्म हम हीलियोफाइट्स यूज़ करते हैं। वहीं ऐसे प्लांट्स जिनको छाया ज़्यादा पसंद है उन्हें हम शेड लविंग प्लांट्स कहते हैं। देखिए बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको गमलों में लगा के हम जनरली छाए में रखते हैं, जैसे मनी प्लांट ही आप देख लीजिए। तो ऐसे प्लांट्स जो शेड लविंग प्लांट्स, यानी उनको बहुत इंटेंस लाइट नहीं चाहिए ग्रोथ के लिए, उनको डिफ्यूज लाइट चाहिए, उन्हें हम शेड लविंग प्लांट्स या सायोफाइट्स कहते हैं। ये पूछा हुआ टर्म है, सायोफाइट्स किसे कहते हैं। ठीक है? और हीलियोफाइट से ही मिलता जुलता एक टर्म है हैलोफाइट्स। तो हैलोफाइट्स हम जनरली हाई सैलिनिटी में ग्रो करने वाले प्लांट्स के लिए टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है? तो हैलोफाइट्स मतलब हाई सैलाइन कंडीशन में ग्रो करने वाले प्लांट्स, और हीलियोफाइट्स मतलब हाई सनलाइट में ग्रो करने वाले प्लांट्स। तो हीलियो, हैलो और सायो याद रखिएगा। हैलोफाइट्स मतलब हाई सैलिनिटी में ग्रो करने वाले, हाई साल्ट कंसंट्रेशन में ग्रो करने वाले प्लांट्स। हीलियोफाइट्स मतलब सन लविंग प्लांट्स, हाई सन इंटेंसिटी में ग्रो करने वाले प्लांट्स। और सायोफाइट्स मतलब शेड लविंग प्लांट्स, यानी जो डिफ्यूज लाइट में ग्रोथ करते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ लाइट में देखिए, इन जनरल जो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर इन इंटरमिटेंट लाइट। लाइट अगर मिक्स पड़ती है, देखिए इंटरमिटेंट लाइट पड़ती है
तो जनरली फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट यानी जो फूड फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होगा देन इन कंटिन्यूअस लाइट ड्यू टू वारबर्ग इफेक्ट। क्यों भाई? वारबर्ग इफेक्ट की वजह से कंटिन्यूअस लाइट अगर हम देते हैं तो जब कंटिन्यूअस लाइट होगा तो कंटिन्यूअस लाइट रिएक्शन होगा, कंटिन्यूअस लाइट रिएक्शन होगा तो कंटिन्यूअस ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा तो आपका जो रुबिस्को एंजाइम है वो रुबिस्को क्या करने लगेगा? ऑक्सीजनेशन करने लगेगा। ऑक्सीजनेशन अगर रुबिस्को करेगा तो क्या हो जाएगा? फोटो रिस्पायरेशन शुरू हो जाएगा। और अगर फोटो रिस्पायरेशन शुरू हो जाएगा जो कि एक क्या है? वेस्टफुल प्रोसेस है। और इसी की वजह से C3 प्लांट्स की इफ़िशियंसी C4 प्लांट से क्या होती है? कम होती है। पढ़ा है ना आपने? तो चूँकि भाई अगर हम इंटरमिटेंट लाइट देंगे, क्या देंगे? इंटरमिटेंट लाइट देंगे तो लगातार जो है फोटोलिसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन बनेगा वो डिफ्यूज होता रहेगा तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ने नहीं पाएगी तो आपका फोटो रिस्पायरेशन होने का खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, इस वजह से इंटरमिटेंट लाइट में फोटोसिंथेसिस रेट अच्छी होती है देन इन कंटिन्यूअस लाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट के बेसिस पे प्लांट्स को हम बेसिकली दो ही कैटेगरी यहाँ लिखा है, तीन कैटेगरी हो जाएगा। एक ऐसे प्लांट्स जिनको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, 24 घंटे का अगर दिन है तो अगर वही प्लांट है जिसको 16 घंटे 18 घंटे फ्लावरिंग के लिए लाइट चाहिए वो है लॉन्ग डे प्लांट, उन्हें हम लॉन्ग डे प्लांट कहेंगे। ठीक है, और ऐसे प्लांट्स जिनको फ्लावरिंग के लिए कम ड्यूरेशन चाहिए, मतलब 8 घंटे 10 घंटे ही अगर उनको लाइट मिल जाए तो उनमें फ्लावरिंग हो जाएगी, उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स जिन पे लाइट ड्यूरेशन का फ़र्क नहीं होता उनके फ्लावरिंग पे, उसे हम डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं। और ये डिटेल में हम लोग प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको रेफ़र करना होगा तो वो वाला वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा। ठीक, इसलिए हम यहाँ डिटेल में नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट फेवर्स मोर फोटोसिंथेसिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। Long duration of light favors more photosynthesis, but rate of photosynthesis is independent of duration of light. क्या कहना चाह रहा है भाई? ये कहना चाह रहा है कि मान लो एक प्लांट A है और एक प्लांट B है। ठीक, A और B दोनों प्लांट का जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, दोनों का जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो है, मान लो कि वो 2 किलो ग्लूकोज बनाता है, 2 किलो ग्लूकोज बनाता है पर आवर। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, कि मान लो ए जो है वो फोटोसिंथेसिस से 1 घंटे में 2 किलो ग्लूकोज बनाता है और बी भी 1 घंटे में फोटोसिंथेसिस से 2 किलो ग्लूकोज बनाता है। ठीक, ए को आपने 3 घंटे सनलाइट दिया और बी को आपने 6 घंटे सनलाइट दिया, 6 आवर्स ऑफ सनलाइट दिया। ठीक है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? किसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा? ठीक है, तो अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, उन्हें लगता है कि भैया यहाँ 3 घंटे इसको सनलाइट मिल रही, इसको 6 घंटे मिल रही, दुगनी लाइट मिल रही है, इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बी की ज़्यादा हो जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो यही है ना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 2 किलो पर आवर, यही तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये नहीं घटने बढ़ने वाला है। हाँ, अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अमाउंट ऑफ फूड प्रोडक्शन घट बढ़ सकता है कि भाई ए प्लांट 3 घंटे में कितना भोजन बनाएगा? 3 घंटे में ये बनाएगा, अगर 1 घंटे में 2 किलो ग्लूकोज बना रहा तो 3 घंटे में कितना बना लेगा? 6 किलो ग्लूकोज बना लेगा। और बी वाला 6 घंटे में कितना ग्लूकोज बनाएगा? ये 1 किलो में 1 घंटे में 2 किलो, इसका मतलब 6 घंटे में ये 12 किलो ग्लूकोज बनाएगा ना। तो अगर अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखें, अमाउंट ऑफ फूड देखें तो वो बी में ज़्यादा है। बी में क्या है? ज़्यादा, जबकि ए में भोजन जो है कम अमाउंट में बन रहा है। लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी भी तो वही है भाई। यहाँ 6 किलो बना रहा 3 घंटे में, मतलब 1 घंटे में 2 ही किलो तो बनाया। यहाँ 12 किलो भोजन यानी ग्लूकोज बना रहा है 6 घंटे में, यानी 1 घंटे में 2 ही किलो बना। यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये जो है ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है ये? इंडिपेंडेंट होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट पर। क्लियर है? तो यही आपका ये स्टेटमेंट बता रहा है, तो इसे ध्यान दीजिए। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट फेवर्स मोर फोटोसिंथेसिस। ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ फूड बढ़ जाएगा, बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर एज ए फैक्टर की। ठीक है, टेम्परेचर अगर एज ए फैक्टर देखें तो टेम्परेचर एज ए फैक्टर में कुछ टर्म्स हैं, जैसे कुछ पहला पॉइंट है जो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है कि जैसे जो C4 प्लांट्स हैं, देखो जनरली ट्रॉपिकल जो होते हैं प्लांट्स वो C4 प्लांट्स होते हैं और जीरोफिटिक नेचर के होते हैं, मतलब जहाँ पानी की कमी होती है और हाई सनलाइट होता है वहाँ ये ग्रो करते हैं। तो इनका जो ऑप्टिमम रेंज है वो 30 to 45 डिग्री सेल्सियस, यानी 30 to 45 डिग्री सेल्सियस में C4 प्लांट्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, वहीं C3 प्लांट्स ये लोअर रेंज में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम करते हैं, यानी 20 to 35 डिग्री सेल्सियस में जो C3 प्लांट्स हैं ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत पूछता है भाई। टेम्परेचर कोफिशिएंट Q10 ये क्या है, देखो यहाँ लिखा है Q10 इज इक्वल टू 2, तो ये कहना चाह रहा है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 2 मतलब दुगना हो गया। Q10 इज इक्वल टू 2 मतलब हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो फोटोसिंथेसिस का रेट दुगना हो गया। Q10 इज इक्वल टू अगर यहाँ हम 3 लिखते तो इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तिगुना हो गया। Q10 इज इक्वल टू अगर हम यहाँ 5 लिखते तो क्या हो जाता, यहाँ मान लो हम 5 लिखते तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाता, 5 गुना हो जाता। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा। लेकिन एक और ख़ास बात कि ये जो Q10 हर जो 10 डिग्री टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं वो ऑप्टिमम रेंज में बढ़ना चाहिए, यानी अगर C4 प्लांट है तो C4 प्लांट का टेम्परेचर अगर हम मान लीजिए 40 से 50 कर रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दुगना नहीं होगा, क्योंकि 50 तो ज़्यादा हो गया, ऑप्टिमम से ज़्यादा 45 से ज़्यादा हो गया ना, तो दुगना नहीं होगा। दुगना कब होगा भाई, दुगना तब होगा जब हम टेम्परेचर प्लांट का 30 से 40 कर दें। टेम्परेचर हम 35 से अगर 45 कर दें तब जो है आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दुगना होगा। यानी जो भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस वो ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए। ऑप्टिमम रेंज में इंक्रीज़ होगा तभी आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दुगना होगा। यानी मान लो अगर C3 प्लांट है तो कोई भी C3 प्लांट को अगर 20 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ा करके हम 30 डिग्री कर दें तो 30 डिग्री में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी अगर मान लो 25 डिग्री है, 25 से बढ़ा के हम 35 डिग्री कर दें तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दुगना, डबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि हम 30 डिग्री से बढ़ा करके 40 डिग्री कर दें तो 35 ही उसका ऑप्टिमम है, हम यहाँ 40 कर दिए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 40 में दुगना नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्टिमम रेंज में इंक्रीज होना चाहिए। वही पॉइंट देखिए लिखा भी है, क्या लिखा है कि एन इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन ऑप्टिमम रेंज, यही ध्यान रखना है, इन ऑप्टिमम रेंज इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ट्वाइस। फोटोसिंथेसिस को क्या कर दे रहा, दुगना कर दे रहा। और अगर लाइट और डार्क रिएक्शन का अलग अलग पूछे देखो तो Q10 फॉर लाइट रिएक्शन इज इक्वल टू 1, Q10 फॉर डार्क रिएक्शन इज इक्वल टू 2 और 3। क्लियर है। एक और फैक्चुअल पॉइंट देखिए, एट वेरी हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर आप अगर बहुत ज़्यादा कर दोगे तो जो एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स के डीनेचुरेशन का खतरा होता है, और एंजाइम अगर डीनेचर हो गया तो वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो परफॉर्म नहीं करेगा और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है, आपने पढ़ा है कि भाई ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट आर प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो चूंकि सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, कॉन्फिगरेशन आप कह सकते हैं, कॉन्फिगरेशन होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो अपने कैरेक्टर को शो करता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोटीन या एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, यानी उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, और अगर स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटने का खतरा है ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। लेकिन ऑप्टिमम रेंज में बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फैक्टर। कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फैक्टर अगर हम ध्यान दें तो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फैक्टर में कुछ पॉइंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, जिसको हम 360 टू 380 ppm भी कहते हैं इसी को। ठीक है, बाई वॉल्यूम, पर पार्ट मिलियन बाई वॉल्यूम 360 टू 380 ppm CO2 है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट टाइम में। और चूँकि देखा जाए तो CO2 सबसे कम अमाउंट में अवेलेबल है, ठीक है, इसीलिए मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या काम करता है, लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। क्योंकि सबसे कम अमाउंट में है तो भाई ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से सबसे कम अमाउंट वाली चीज़ ही लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज
विद इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड अप टू 0.05%, यानी अगर हम एटमॉस्फेयर में ये 0.038% जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको बढ़ाते जाएं कहाँ तक, 0.05% तक। तो 0.05% तक हम बढ़ाते जाएंगे तो उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, ठीक। लेकिन अगर 0.05% से भी ज़्यादा बढ़ा दें हम कार्बन डाइऑक्साइड बियॉन्ड दैट, तो अगर इससे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वही कार्बन डाइऑक्साइड अब टॉक्सिक हो जाएगा प्लांट के लिए। क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा प्लांट के लिए। क्यों, क्योंकि वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है, कार्बोनिक एसिड बना सकता है। क्या बना सकता है, कार्बोनिक एसिड बना सकता है। और उसके अलावा ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा को भी क्लोज कर देगा, और स्टोमेटा अगर क्लोज हो गया तो गैसियस एक्सचेंज भी नहीं होगा, यानी टॉक्सिक भी होगा, स्टोमेटा भी क्लोज हो गया तो गैसियस एक्सचेंज भी नहीं होगा। यानी 0.05% से ज़्यादा CO2 बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन हाँ, 0.05% तक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, यानी एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो है 0.03%, ठीक है, या उसी को 0.038% कह रहे हैं। यहाँ से इस हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं कहाँ तक, 0.05% तक बढ़ाते जाएं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी इससे ज़्यादा अगर हमने बढ़ाया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करेगा, घटेगा। क्लियर है। चलिए, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जनरली C3 प्लांट्स जो हैं उनका सैचुरेशन 550 ppm पे, 550 ppm पे आता है। देखिए 550 ppm पे आता है, इसका मतलब कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है 0.038%, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका मतलब C3 प्लांट्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये तो पौधे के लिए ठीक है, ठीक। यानी प्रोडक्टिविटी जो C3 प्लांट की है ये बढ़ रही है। लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं, देखिए जो मोर इफिशिएंट होते हैं, हमने पढ़ा है, इनका सैचुरेशन पॉइंट 360 ppm पर ही है। यानी प्रेजेंट सिनेरियो में जो C4 प्लांट्स हैं वो सैचुरेटेड हैं। वो क्या हैं, सैचुरेटेड। जबकि जो C3 प्लांट्स हैं ये सैचुरेटेड नहीं है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं तो C3 क्या कर रहा है, C3 अपना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा रहा है। लेकिन C4 में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई इंक्रीज नहीं है, जितना है उतना ही है, कोई इंक्रीज फर्दर नहीं हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि ये C3 बढ़ते बढ़ते रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक समय ऐसा आए, यानी आने वाले भविष्य में हो सकता है कि C3 प्लांट्स अगेन बिकम्स मोर इफिशिएंट देन C4 प्लांट्स। हो सकता है आने वाले भविष्य में, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में। ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे मेन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो फॉसल फ्यूल्स के कंबस्चन से, यानी हम देखिए पेट्रोल डीजल और फॉसल फ्यूल्स के जलाने से सबसे ज़्यादा CO2 निकल रहा है, और वो CO2 धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो CO2 बढ़ रहा है, इसका मतलब C3 प्लांट्स की इफिशियंसी बढ़ रही है कहीं ना कहीं। तो आने वाले निकट भविष्य में हो सकता है C3 प्लांट्स फिर से C4 प्लांट से ज़्यादा इफिशियंट हो जाएँ। और यही शायद वजह है कि C4 प्लांट्स ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा एफिशिएंट होने के वजह से भी आज के समय में वो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। आज भी प्लांट्स कौन से डोमिनेट कर रहे हैं, C3 प्लांट्स। क्लियर है। हालांकि C4 बाद में इवाल्व हुए, ज़्यादा एडवांस हैं, ज़्यादा एफिशिएंट है, फिर भी वो डोमिनेट नहीं कर पाए। शायद यही कारण है, ठीक है, जो कंक्लूजन NCERT में दिया है, जो मैंने पिछले चैप्टर में डिस्क्राइब भी किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो वही पॉइंट कंक्लूड करते हैं हम लोग। तो एट low light condition neither C3 plant nor C4 plants respond to high कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन। एक और ख़ास बात कि भाई ऐसा नहीं कि खाली CO2 ज़्यादा रहेगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, और भी चीज़ें तो ज़रूरी हैं। तो जनरली CO2 ज़्यादा तभी काम करेगा जब लाइट की कंडीशन अच्छी होगी। यानी लो लाइट कंडीशन में चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, दोनों में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। लो लाइट कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन लाइट अगर सफिशिएंट है, यानी आप कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि लाइट लिमिटिंग एजेंट का काम कर रहा है।
लाइट क्या कर रहा है, लिमिटिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्लियर है। लेकिन अगर लाइट सफिशिएंट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ किस हद तक, 0.05% तक ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ठीक। और लास्ट पॉइंट देखिए, हाई CO2 एटमॉस्फेयर is used to increase productivity of some greenhouse crops like tomato and bell pepper। बेल पेपर एक प्लांट है जो दोनों ही, देखिए टोमेटो और बेल पेपर दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही C3 प्लांट्स हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जनरली हम ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। जब CO2 बढ़ जाता है तो चूंकि ये दोनों टोमेटो और बेल पेपर क्या हैं, ये दोनों ही C3 प्लांट हैं, तो उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता है। तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम ग्रीन हाउस गैसेज में CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। ये NCERT में दिया है, तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। लॉजिक तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि C3 प्लांट्स सैचुरेट नहीं होते हैं। तो C3 प्लांट्स हैं ये दोनों टोमेटो और बेल पेपर, इसलिए इनको अगर ज़्यादा CO2 दिया जाएगा तो इनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा तो ज़्यादा फूड बनाएंगे, ज़्यादा फूड बनाएंगे तो इनका जो प्रोडक्टिविटी है, इस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा टमाटर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब वाटर एज ए फैक्टर की। वाटर एज ए फैक्टर की बात करें तो जनरली वाटर स्ट्रेस कंडीशन में आपने पढ़ा है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाता या विल्टिंग ऑफ लीफ हो जाती है, यानी पत्तियां मुरझा जाती, सिकुड़ जाती हैं। दोनों ही केस में, चाहे स्टोमेटा क्लोज हो या विल्टिंग ऑफ लीफ हो, दोनों ही केस में गैसियस एक्सचेंज घट जाता है। और जब गैसियस एक्सचेंज घट जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, अपने आप घट जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर है। इन जनरल वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है तो वाटर लिमिटिंग एजेंट का काम नहीं करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ट्रांसपिरेशन वाले चैप्टर में कि पौधा जितना पानी एब्जॉर्ब करता है उसका सिर्फ 1 या 2% ही फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करता है। बाकी सारा का सारा पानी क्या करता है, उड़ा देता है, लॉस कर देता है बाई ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इसीलिए ट्रांसपिरेशन को कर्टिस ने नेसेसरी इविल कहा था। ट्रांसपिरेशन में पढ़ेंगे हम लोग, यानी एक बुराई है ना भाई, 100 लीटर पानी पी रहा पौधा और 100 लीटर में से 1 या 2 लीटर फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करा, बाकी 98 लीटर पानी उड़ा दे रहा है, तो गलत बात है भाई। 2 लीटर की ज़रूरत है तो 4 लीटर पियो, 10 लीटर पियो, 20 लीटर पियो। 100 लीटर पी रहे हो, 2 लीटर यूज़ कर रहे हो, 98 उड़ा दे रहे हो ट्रांसपिरेशन के द्वारा, तो ये गलत है। हालांकि बाद में इसको प्रूव किया गया कि भाई गलत भले है, लेकिन ट्रांसपिरेशन पौधे की मजबूरी है, नेसेसिटी है, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसेंट ऑफ सैप के लिए। तो यहाँ डिस्कस हुआ तो मैंने डिस्कस कर दिया, अदरवाइज़ ये ट्रांसपिरेशन चैप्टर में आप पढ़ेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर हम बात करते हैं ऑक्सीजन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन जनरल जो है वाटर एबंडेंट अमाउंट में होता है, वो लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करता है। नेक्स्ट फैक्टर हो गया ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन 21% होता है, और ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है। आप ये भी कह सकते हो कि ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस में निकल रहा है, उसका वेस्ट भी है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी है। भाई ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान होने वाला ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल पौधा बहुत हद तक ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल तो हम आप करते हैं। तो जनरली ये जो बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगा तो हमने पढ़ा है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, जो हमारा रुबिस्को एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेशन की बजाय ऑक्सीजनेशन करता है। मतलब ऑक्सीजनेशन करना मतलब फोटो रिस्पायरेशन शुरू कर देता है, और अगर फोटो रिस्पायरेशन ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी बात को हम क्या कहते हैं, वारबर्ग इफेक्ट। इस बात को किसने बताया था, वारबर्ग ने बताया था कि अगर किसी प्लांट को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा तो वो क्या करने लगेगा, फोटो रिस्पायरेशन। और अगर फोटो रिस्पायरेशन करेगा, इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसमें क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिए, वारबर्ग इफेक्ट पूछ सकता है। वारबर्ग इफेक्ट क्या है, मोर ऑक्सीजन लेस फोटोसिंथेसिस ड्यू टू फोटो रिस्पायरेशन इज कॉल्ड वारबर्ग इफेक्ट। इसी कंक्लूजन को हम वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। सेंटेंस को अपने हिसाब से थोड़ा सही से फ्रेम कर लीजिएगा, मैंने सिर्फ पॉइंट को फोकस किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉल्यूटेंट्स और इनहिबिटर्स की। तो बहुत से ऐसे केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं या कुछ ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो ऐसे कुछ पॉल्यूटेंट्स या फोटोसिंथेटिक
इनहिबिटर्स के नाम जो पूछ लेता है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे याद कर लीजिए। PAN पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, घटा देता है या बंद कर देता है, तो इसलिए हम इसे फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर के नाम से जाते हैं। तो PAN फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, तो पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है। DCMU का फुल फॉर्म डाईक्लोरोफिनिल डाईमिथिल यूरिया, ठीक है, ये भी फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है। CMU क्लोरोफिनिल डाईमिथिल यूरिया, ये भी फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ब्रोमोयूरेसिल या आइसोसिल, ये सब के सब पैन, DCMU, CMU, ब्रोमोयूरेसिल और आइसोसिल, ये सब के सब फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। क्या हैं? फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। और ये क्यों, अब आप पूछ सकते हो कि सर क्या ऐसा करते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस से इनहिबिट करते हैं, तो जनरली ये सब के सब क्या करते हैं, ये फोटोसिस्टम सेकेंड को ब्लॉक कर देते हैं। और फोटोसिस्टम सेकेंड अगर ब्लॉक हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं होगा, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो ATP और NADPH2 का प्रोडक्शन नहीं होगा, और ATP और NADPH2 का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्योंकि आपको देखिए बताए थे हम कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कुल क्या चाहिए, कुल 12 NADPH2 चाहिए होता है, और बताइए 18 ATP चाहिए, ठीक है। और NADPH2 सिर्फ नॉन साइक्लिक से बन रहा है, तो अगर नॉन साइक्लिक नहीं होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन तो फोटोसिंथेसिस अपने आप रुक जाएगी। और फोटोसिस्टम सेकेंड किस में इन्वॉल्व होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। तो ये आप नाम पूछता है। एक और एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड तो आपको जानते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस घटाएगा, ये भी इनहिबिटर है। क्यों? क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं ना एब्सिसिक एसिड, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में बताया मैंने। तो ये स्ट्रेस हार्मोन क्या करेगा, स्टोमेटा को बंद करेगा। स्टोमेटा को बंद करेगा तो गैसियस एक्सचेंज कम हो जाएगा, और गैसियस एक्सचेंज कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ मिनरल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। कुछ मिनरल्स में देखिए जैसे मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम, दे ऑल आर एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसलिए बहुत ज़रूरी हैं। ये मिनरल वाले में भी चैप्टर में हमने पढ़ा था, यहाँ फिर एक बार पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। बहुत पूछता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कौन से मिनरल्स इन्वॉल्व हैं, तो मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल, आर यूज्ड ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फिर कुछ और मिनरल्स हैं देखिए, जैसे मैग्नीशियम, कॉपर एंड आयरन, इम्पॉर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, ये भी पूछता है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। और नाइट्रोजन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड रूबिस्को, तो नाइट्रोजन तो भाई कंपलसरी है। इसीलिए देखिए नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधे की जो पत्तियां हैं, लीव्स, वो पीली हो जाती हैं, यानी येलोइंग ऑफ लीव्स जो है सबसे पहले आप कह सकते हैं नाइट्रोजन की कमी से होता है। क्लियर है? तो ये आपका मिनरल्स हो गया। तो जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है आपने देखा, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, यानी पौधे को जो एक्सटर्नली बाहर से मिल रहे हैं, उन फैक्टर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की। किसकी बात करेंगे? इंटरनल फैक्टर्स की। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल की भाई। तो क्लोरोफिल देखिए, इससे रिलेटेड एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड बाई 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में 1 ग्राम क्लोरोफिल के द्वारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक नंबर। क्लियर है? या उसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन नंबर। यानी अगर किसी का फोटोसिंथेटिक नंबर या एसिमिलेशन नंबर ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है 1 घंटे में, ठीक है। और अगर फोटोसिंथेटिक नंबर कम होगा या एसिमिलेशन नंबर कम होगा, मतलब वो कम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहा है 1 घंटे में। क्लियर है? और ये फोटोसिंथेटिक नंबर अलग अलग स्पीशीज़ के लिए, अलग अलग प्लांट्स के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? अलग अलग प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता अलग अलग होगी, CO2 फिक्सेशन की क्षमता अलग अलग होगी, इसलिए उनके लिए अलग अलग फोटोसिंथेटिक नंबर होगा। क्लियर है? और एक स्पीसीज़ के लिए वैल्यू कांस्टेंट होगी। जैसे मान लीजिए हम मैंगो प्लांट की बात करते हैं, तो सारे मैंगो प्लांट का फोटोसिंथेटिक नंबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मान लीजिए हम गेहूं की बात करते हैं, तो सारे गेहूं के प्लांट का फोटोसिंथेटिक नंबर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं हम, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट।
तो भाई ये तो बहुत कॉमन चीज़ है कि भाई जो चीज़ बना रहे हैं यानी भोजन, अगर भोजन वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्यूमुलेट कर जाए, इकट्ठा हो जाए, तो अगर भोजन बहुत ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अपने आप घट जाएगा। और भोजन बन तो रहा लेकिन कंज्यूम, खर्च भी खूब हो रहा है, तो लगातार भोजन की ज़रूरत बनी। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं यहाँ सब सप्लाई और डिमांड का खेल है, यानी भोजन की सप्लाई हो रही है, ठीक, क्यों? क्योंकि डिमांड बना हुआ है। लेकिन भोजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, एकदम भोजन इकट्ठा हो जाए, जितनी डिमांड उससे ज़्यादा हो जाए, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अपने आप क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ देखिए लिखा है कि इफ़ रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन इज़ स्लोअर, यानी चीज़ें जो भोजन है एक जगह से दूसरे जगह जो जा रही हैं वो धीरे धीरे जाएं, देन रेट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी बन रहा है 5 किलो ग्लूकोज और ट्रांसफ़र हो रहा है सिर्फ 3 किलो ग्लूकोज, तो इसका मतलब 2 किलो ज़्यादा बन रहा है ना, तो वो 2 किलो भोजन क्या होगा? पाइलअप हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो उस इकट्ठे होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? कुछ समय के लिए घट जाएगा, धीरे हो जाएगा, ठीक है। देन फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीजेज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट दैट इज फूड, यानी फूड ज़्यादा बन जाने की वजह से, उसके एक्यूमुलेशन की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में भाई मोर सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा क्लोरोफिल यानी पत्ती ज़्यादा हरी होगी, ज़्यादा चौड़ी होगी, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, क्योंकि पत्ती चौड़ी होगी, ज़्यादा हरी होगी, तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुछ एक्सपेरिमेंट, ये क्लास 10th में ये वाला एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है कि भाई लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इसको प्रूव करो आप एक्सपेरिमेंटली। क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करो। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए सिर्फ ये 2 इन्फॉर्मेशन याद रखिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। कि पहला चीज़ कि स्टार्च ऑफ लीफ ट्रीटेड विथ इथेनॉल आर बॉयल्ड इन इथेनॉल बिकम्स कलरलेस, ठीक है। यानी अगर हम किसी भी लीफ को इथेनॉल में बॉयल करें, उबालें, तो वो कलरलेस हो जाता है। उसमें चूँकि स्टार्च तो है, फोटोसिंथेसिस हुआ है तो भाई ग्लूकोज बना, ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में उसमें है, और वो स्टार्च जो है वो क्या हो जाता है, वो पत्ती अगर हम बॉयल करें इथेनॉल में तो वो कलरलेस हो जाता है। और कलरलेस होने के बाद उसको अगर हम वापस ट्रीट करें आयोडीन सोल्यूशन से, तो अगर उसमें स्टार्च है तो वो ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम आयोडीन सोल्यूशन से कलर करते हैं और ब्लू ना हो, तो समझो कि उस पत्ती में स्टार्च नहीं है, बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो इससे सारे एक्सपेरिमेंट कर लोगे। अभी 12th में तो नहीं दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि कोई लीफ है और पूछ ले कि आप प्रूव करो कि भैया सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो आप देखो क्या करोगे। आप क्या करो कि इस पत्ती के कुछ हिस्से पे ब्लैक पेपर लगा दो, कुछ हिस्से पे क्या करो, ब्लैक पेपर लगा दो। ब्लैक पेपर लगा करके इस प्लांट को, मतलब ये जो मैंने सिर्फ एक पत्ती दिखाई है, ऐसे एक पत्ती नहीं रहेगी, पूरा प्लांट रहेगा गमले में एक प्लांट है, और उसके आप कह सकते हैं कुछ हिस्से पे आपने ब्लैक पेपर लगा दिया। क्या लगा दिया? आप देखिए यहाँ पे ब्लैक पेपर आपने लगा दिया। अब ब्लैक पेपर लगा दिया तो क्या होगा भाई, अब सनलाइट नहीं जाएगी, तो अब उस गमले को कुछ देर के लिए अंधेरे में रख दो। पहले अंधेरे में इसलिए रख दो जिससे कि उसके अंदर जो पहले से बना ग्लूकोज है वो खर्च हो जाए, जो अपने स्टोर करके स्टार्च रखा है वो क्या करे, खर्च हो जाए। अब खर्च होने के बाद उस गमले को वापस लाइट में ले आओ। अब वापस जब आप उस गमले को लाइट में ले आओगे तो उस गमले में ये जो पत्ती है, इस पत्ती का वो हिस्सा जो हरा है, आप देखो, और जिस पे सनलाइट पड़ रही है, ध्यान दो, जिस पे सनलाइट पड़ रही है, और ये हिस्सा जो ब्लैक वाला, ये वाला हिस्सा, ये भी हरा है, लेकिन यहाँ सनलाइट नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो आप उसको गमले को एक दिन छोड़ दीजिए, 12 घंटा 24 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। तो आप देखोगे 24 घंटे बाद उस गमले पे से ये ब्लैक पेपर हटा दो। ब्लैक पेपर हटाने के बाद क्या करो, फिर से उस पूरी पत्ती को बॉयल करो। बॉयल करने के बाद उसे आयोडीन सोल्यूशन से ट्रीट कराओ। तो क्या देखते हैं हम कि ये वाला हिस्सा जो है, जो ब्लैक पेपर से नहीं ढका था, ये ब्लू हो गया। ये क्या हो गया? ब्लू हो गया। ये ब्लू हो गया, इसका मतलब कि इस हिस्से में स्टार्च बना, मतलब फोटोसिंथेसिस हुई। और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन था, ये वाला हिस्सा ब्लू नहीं हुआ। और सोचो, अगर ब्लू नहीं हुआ इसका मतलब
इस ब्लैक वाले हिस्से में स्टार्च नहीं बना, यानी जहाँ लाइट नहीं पड़ी वहाँ स्टार्च नहीं बना, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। क्लियर है? तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, ये भी प्रूव कर सकते हैं, और इसी का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल ज़रूरी है, ये भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये क्लास 10th में ही पढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं विल्मॉट्स बबलर। विल्मॉट्स बबलर याद करना है आपको। इट इज़ यूज्ड टू मेजर ऑक्सीजन इवोल्यूशन रेट और फोटोसिंथेटिक रेट। मैंने बताया थे आपको क्वांटम यील्ड, क्वांटम रिक्वायरमेंट पढ़ाते हुए कि भैया फोटोसिंथेसिस को जनरली हम क्वांटम यील्ड के टर्म में पढ़ते हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन निकलना मतलब ज़्यादा ग्लूकोज बनना, मतलब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होना। ठीक है, तो विल्मॉट्स बबलर से हम ऑक्सीजन किस रेट से निकल रहा है ये पता लगाते हैं, और ऑक्सीजन किस रेट से निकल रहा है ये अगर हमें पता लग गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है ये भी पता लग जाता है, क्योंकि दोनों रिलेटेड है। मोर ऑक्सीजन मीन्स मोर फोटोसिंथेसिस, लेस ऑक्सीजन इवोल्यूशन मीन्स लेस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट NADP का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और इसी NADP के आगे H2 लग जाइए, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं ना। तो NADP का फुल फॉर्म तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हो गया, और लगा दिया आपने NADPH2। तो इसका क्या फुल फॉर्म है? तो बहुत कोई दिमाग नहीं लगाना है। H2 लग गया मतलब NADP रिड्यूस हो गया, कुछ अलग से नहीं है। बस इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड NADP। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिड्यूस्ड NADP, मतलब रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, रिड्यूस्ड NADPH2 को हम क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्लियर है? तो ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाई NADP NADPH2 में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? NADPH2 में कन्वर्ट होता है, यानी ये भी हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, वहीं रिस्पायरेशन में यूज़ होता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है NAD, वो NAD कन्वर्ट होता है NADH2 में। ये ध्यान रखना, अक्सर कन्फ्यूजन होता है। NAD और NADP थोड़ा अंतर है। NAD में सिर्फ निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो क्या हो गया? NADP। ठीक है, NADP इस्तेमाल होगा फोटोसिंथेसिस में और NAD इस्तेमाल होगा रिस्पायरेशन में। क्लियर है? तो NADP और NAD दोनों ही हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, लेकिन NAD को हम यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर बोलते हैं, क्योंकि NAD रिस्पायरेशन में काम करता है एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और रिस्पायरेशन कंपलसरी है सारे सेल के लिए, जबकि NADP काम करता है सिर्फ फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन एक्सेप्टर का, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट सेल में होता है। क्लियर है ना? एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जबकि रिस्पायरेशन प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा, मोनेरा में भी होगा, सब में होगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसलिए NAD को यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कहते हैं। ये पूछा हुआ सवाल है, और ऑप्शन में NADP भी दिया था। दोनों हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, लेकिन यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर किसे कहते हैं? NAD को, क्योंकि NAD का इस्तेमाल किस में होता है? रिस्पायरेशन में। ये याद रखिएगा, बहुत पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ मेजर्ड बाई लक्स मीटर, एक इंस्ट्रूमेंट है। याद करना आपको, यहाँ दिमाग नहीं लगाना है कुछ। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एंथोसाइनिन एंड एंथोजैंथिन फाउंड इन फ्लावर्स। अब देखिए, कुछ फूल हैं, कुछ फूलों को मसलते हैं तो उनका कलर हाथ पे लग जाता है, या कुछ फूलों को अगर आप उबालिए तो आपका पानी कलर्ड हो जाता है। तो इन जनरल फूलों के कलर के लिए जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम एंथोसाइनिन या एंथोजैंथिन कहते हैं, जो जनरली फ्लावर्स के डिफरेंट कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट, आप कह सकते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके सारे आप कह सकते हैं व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये कंप्लीट हो गया, और इस तरीके से आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों,
तो मैंने एनसीईआरटी से बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई हुई हैं और वैसे ये आपको ज़रूरी है, तो मैं चाहूँगा कि ये एक बार ज़रूर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसको पढ़ने के बाद जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल कठिन, आपको बहुत आसान लगेगा। तब आपको लगेगा कि अगर मैं ये पढ़ लिया तो एनसीईआरटी के फैक्ट्स को तो हम ऐसे चुटकियों में याद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप पहले इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, इसको सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर तो लगेगा कि एनसीईआरटी आपके बिल्कुल आपके लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।